Good afternoon, students. Today we're going to start with the lesson that is Vedic Age. Learning objective of these lessons are know about the origin of Aryans. So पहला पॉइंट हमारा है कि हम किसके बारे में जानेंगे हम origin of Aryans और understand the terms of Indo-Aryan. तो हम समझेंगे टर्म को, समझेंगे इंडो-आर्यन की टर्म को समझेंगे. Know the importance of Vedas in Indian culture. हम इम्पोर्टेंस को जानेंगे, किसकी जानेंगे, वेदस की जानेंगे, जो हमारे इंडियन कल्चर में है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. नो द मेन फीचर ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक एज. हम मेन फीचर उसके क्या फीचर्स हैं वैदिक एज के, पहले अर्ली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लेटर के बारे में भी पढ़ेंगे और इसका डिफरेंस भी हम देखेंगे कि क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में. और साथ ही साथ हम उसके साथ एक और चीज़ पढ़ेंगे, समझेंगे, वो है हमारा व्हाट आर मेगालिथिक ब्यूरल्स आर. उसके बारे में हम पढ़ेंगे और वी विल गेट द डेप्थ नॉलेज अबाउट इनाम गांव, जो हमारा न्यूलिथिक साइट है इन इंडिया में. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. हैव यू एवर हर्ड और रिसाइटेड द गायत्री मंत्र? इट इज फ्रॉम द ओल्डेस्ट text in India called Rig Veda. There are 4 Vedas. Rig Veda is oldest among them. The Vedic age is the period which the Vedas are composed. This period from 1500 BC to 600 BC is often called Vedic age. So बेटा आप सबने गायत्री मंत्र तो जरूर सुना होगा. तो जो गायत्री मंत्र में जो हम मंत्र पढ़ते हैं वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है वो किससे आता है, वो है ऋग्वेदा से. हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं और ऋग्वेदा उनमें से सबसे पुराना है. वैदिक पीरियड की बात करें हम, उसमें ये वेदास जो थे वो कंपोज किए गए थे, बनाए गए थे. और ये कौन सा पीरियड था? ये पीरियड था 1500 BCE टू 600 BCE, जिसको हम कहते हैं वैदिक एज. Earlier we read the Harappan civilization. Slowly it declined, and by around 1800 BCE, people again began living a simple life in villages. About this time, some people entered India from northwest. They called themselves Aryan, meaning nobles ones. A new culture developed in India with the arrival of Aryans. They did not come to India to invade, plunder and go back. They settled down in the plains and took to agriculture. They first settled in 7 places in the Punjab region, which they called Sapta Sindhu. These Aryans who settled in India are called Indo-Aryan. तो सबसे पहले हम हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है. तो उसमें क्या है, हरप्पन सिविलाइजेशन कौन सी है? हरप्पन सिविलाइजेशन सबसे पहले जो जब एग्जीबिशन हुई थी और जो भी 1872 में हुआ था, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया विजिटेड किया था, तब जो पहली सिटी हमने करी थी हरप्पन वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट, तो उसको हम हरप्पन सिविलाइजेशन कहते हैं. और ये सिविलाइजेशन कब से लेके कब की थी? इट इज़ बिलीव्ड टू बी हैव एग्जिस्टेड बिटवीन 2500 BCE टू अबाउट 1700 BCE तक ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी. उसके बाद क्या था कि उसके बाद वो डिक्लाइन करने लग पड़ी और पीपल जो थे वो वापस सिंपल लाइफ जीने लग पड़े गांव में. और समय के साथ क्या हुआ, कुछ लोग इंटर करे थे, कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट से इंटर करे थे इंडिया में, और वो अपने आप को क्या कहलाते थे? कहते थे अपने आप को वो आर्या कहते थे, जिसका मतलब था नोबल वंस. और नया कल्चर जो डेवलप हुआ इंडिया में, अराइवल ऑफ आर्यंस, वो इंडिया में लूटमार करने के लिए नहीं आए थे ताकि लूटमार करके वो चले जाएं, बट वो आए थे यहाँ पे रहने के लिए. वो सेटल डाउन हो गए, प्लेन एरिया में सेटल डाउन हो गए. और उन्होंने क्या किया यहाँ पे आके? उन्होंने एग्रीकल्चर किया, खेती बाड़ी की यहाँ पे आके. और वो सबसे पहले कहाँ पे सेटल हुए थे? वो सबसे पहले पंजाब रीजन में सेटल हुए थे और उसको क्या कहते थे? वो सप्ता सिंधु कहते थे. और दीज आर्यन जब बाहर से स्टडी ऑफ वेदास. Our knowledge of the Aryans come from the Vedas. The Vedic age gets its name from 4 Vedas. Historians have studied these texts carefully. They provide an insight into the life of Vedic age. The oldest Veda is the Rig Veda.
It was composed about 1500 BCE and is a collection of 1028 hymns written by rishis. These hymns are in the praise of the various gods and goddesses. These hymns were considered sacred. For hundreds of years, the Rig Veda was passed down by words of mouth. Finally, it was written down in Sanskrit. The other three Vedas were written later and tell us about the later Vedic age. तो जब हम स्टडी ऑफ वेदास की बात करते हैं तो इसमें क्या है, जब हम आर्यंस के बारे में उनकी नॉलेज के बारे में पता चलता है तो हमें पता चलता है वेदास के बारे में। और वैदिक एज का नाम कहाँ से आया है? फोर वैदिक वेदा से ही उसका नाम आया हुआ है। हिस्टोरियन ने जब स्टडी किया इन टेक्स्ट को केयरफुली तो उन्होंने पाया कि ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, ये एक गहरी सोच बताते हैं, ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, डेप्थ में उसकी नॉलेज को देते हैं हमें वैदिक एज में। सबसे पुराना वेदा में कौन सा है? ऋग वेदा है सबसे पुराना। वो कब कंपोज किया गया था? इट वॉज कंपोज्ड अबाउट 1500 BCE में कंपोज किया था एंड इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स रिटन बाय ऋषि। तो ऋषियों द्वारा लिखा गया था और उसमें क्या थे? प्रेयर थी, भजन वगैरह थे, जिसमें वो प्रेयर्स किसके बारे में, किसकी प्रेस की गई थी, किसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बोला गया था, किसके बारे में, उनके बारे में खुश किया गया था, जहाँ कह सकते हो कि किसी के बारे में अच्छे बारे में, उसके बारे में अच्छाई प्रकट करना, तो वो था गॉड और गॉडेस के बारे में। भगवान हो गया, चाहे वो मेल में हो फीमेल में हो, उनके बारे में प्रेयर के माध्यम से उनके बारे में गुणगान किया गया था। ठीक है। और ये जो हाइम्स थी, ये भजन कीर्तन थे, ये बड़े ही उनको पवित्र मानते थे। ठीक है। फॉर 100 और सालों के बाद वो ऋग्वेदा कैसे पास डाउन हुआ है? वो बाय वर्ड ऑफ माउथ, तो मतलब गा के सुना के ही ये पास ऑन हुआ था। और फाइनली ये रिटर्न लिखा गया था संस्कृत में। और जो 3 और वेदास के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो कौन सा कहलाता है हमारा? वो लेटर वैदिक एज कहलाता है। अर्ली वैदिक एज, the period when the Aryans first entered India is early Vedic age. The period when the Aryans first entered India is known as the early Vedic age. That is the 1500 BCE to 1000 BCE. The chief source of information about this period is the Rig Veda. तो अर्ली वैदिक एज की बात करें तो ये पीरियड कब कहलाता है? जब आर्यन जो थे वो एंटर किए थे इंडिया में, और उस पीरियड को हम कहते थे अर्ली वैदिक एज। ये कौन सा पीरियड है? 1500 BCE टू 1000 BCE। और इसका जो मेन सोर्स है, कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलती है? ये सब ऋग्वेदा से मिलती है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, द किंगडम वाज ट्राइबल इन द कैरेक्टर। द ट्राइबल चीफ वाज कॉल्ड राजन। He ruled over the people Jana, not over a specific area of land. His position was not hereditary. He did not live in any palace, did not collect regular taxes. His main function was to protect battles, protect the people and lead the army to victory in the battle. तो जब हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें यह है कि जो किंगडम होता था वो क्या होता था? ट्राइबल की तरह होता था, उसमें ट्राइबल कैरेक्टर होता था। तो ट्राइबल का जो सबसे बड़ा चीफ होता था, जो जैसे राजे की बात है तो उसको हम राजन कहते हैं। और जो राजन होता है वो किस पे रूल करता है? वो लोगों पे रूल करता है, ना कि एरिया, किसी एक एरिया का स्पेसिफिक नहीं होता था, वो लोगों पे रूल करता था। और उसकी पोजीशन हेरिडेटरी नहीं होती थी। हेरिडेटरी मतलब जैसे बच्चों से लेके, जैसे किसी लोगों का जो राजा है, अब उसके राजे के बाद उसके बच्चों को उसकी राजगद्दी मिल जाना, ये सब उसमें नहीं होता था। ठीक है। और वो किसी पैलेस में भी नहीं, महल में भी नहीं रहता था, और वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं करता था। बट उसका मेन काम क्या होता था? उस राजन का मेन काम ये होता था कि वो लोगों का प्रोटेक्शन देता था, लोगों को बचाता था, और लड़ाइयाँ भी लड़ता था। लड़ाइयाँ लड़ता था ताकि वो जीत पाए। हिज मेन फंक्शन was to protect the people and led the army to victory in battle. Battles were fought for land which was essential for agriculture and pastures for the cattle. जो लड़ाई लड़ी जाती थी वो किसके लिए लड़ी जाती थी? लैंड के लिए लड़ी जाती थी, ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी। किस लिए? ताकि उनके पास ज़्यादा ज़मीन होगी तो वो ज़्यादा खेती बाड़ी कर सकते थे।
एंड और किसके लिए, पेस्टर के लिए, जो पशु रखे होते थे, जानवर रखे होते थे, उनके चारे के लिए भी जगह चाहिए होती थी, जमीन चाहिए होती थी, तो इसलिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। ही यूज टू रिसीव ए लार्ज पार्ट ऑफ बॉटी कलेक्शन इन दी बैटल। जब भी लड़ाई वगैरह होती थी तो उस लड़ाई की उसको जब इनाम वगैरह मिलता था तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा किसको जाता था, राजन को जाता था। He was called गोप्ती, indicating that protecting and increasing the cattle was his major role। जब लड़ाई वगैरह होती तो क्या होता था, उसको गोप्ती कहा जाता था, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ कैटल, सभी जानवरों का राजा, जिसका मतलब क्या है कि वो प्रोटेक्ट भी करता है, जानवरों को बचाता भी है और जानवरों को बढ़ाता भी है, ताकि ये उसका एक मेजर रोल था, उसका एक काम था। ही रिसीव फ्रॉम पीपल ऑफ ए वॉलेंट्री ऑफरिंग कॉल्ड बलि। तो जब लोग क्या वगैरह लोग वगैरह बलि वगैरह भी देते थे, जानवरों को जो काट देते हैं ना, वो सब भी ऑफर किया जाता था किसको, राजा को। द किंग डिड नॉट मेंटेन ए स्टैंडिंग आर्मी। राजा जो होता था वो एक आर्मी लेके नहीं चलता था, उसके पास जरूरी नहीं है कि हर बार बहुत सारे लोग जैसे आर्मी आजकल होती है वैसे सब नहीं होता था। द किंग्स पावर वाज कीप्ड इन चेक बाय असेंबली सच एज सभा समिति। तो क्या होता था कि अगर राजा की जो पावर थी, शक्ति थी, उसको देखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए राजा, इसके लिए चेक बाय कौन करते थे, असेंबली होती थी। असेंबली में जो सभा और समिति होते थे, लोग होते थे, उसमें वो राजा को निर्देश देते थे, बताते थे कि ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मतलब गलत और सही में राजे को राय देने के लिए वहाँ पे सभा और समिति होती थी। द किंग डिस्पेंस हिज ड्यूटीज विद हेल्प ऑफ प्रोहिता एंड सेनानी। जब भी राजा क्या होता था, डिवाइड करता था अपनी पावर्स को या ड्यूटीज को, वो कैसे करता था, एक पुरोहित होता था, पुरोहित की हेल्प से वो अपने काम करता था, दूसरा होता था सेनानी जो आर्मी चीफ होता है, उसकी हेल्प से वो क्या करता था, अपनी ड्यूटीज को। नेक्स्ट वन इज द स्टेटस ऑफ वुमेन। सो उस टाइम पे स्टेटस क्या था वुमेन का, द वुमेन वर ट्रीटेड इक्वली एंड वर अलाउ some choices in selection of their husband. They receive education also. Child marriage and sati did not exist. Widows were not treated badly. Women participated in sabha, rituals and even chariot races. तो क्या होता था उस समय की औरतों का क्या स्टेटस था, स्टेटस ये था कि औरतें और मैन और वुमेन दोनों क्या थे, इक्वली ट्रीट किए जाते थे, औरतों को भी एक ही समान माना जाता था, और उनको चॉइस होती थी कि वो हस्बैंड को अपनी चॉइस से, मतलब वो हस्बैंड चूज कर सकते थे। पढ़ाई लिखाई में भी उनको मिलता था कि वो पढ़ सकती हैं, और छोटे बच्चों की जैसे चाइल्ड मैरिज होता है उसमें उनको तब चाइल्ड मैरिज नहीं होता था, और ना ही सती होती थी। सती का भी जो प्रथा है वो तब नहीं होती थी। अगर कोई विधवा हो जाता है, विडो होता है, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था। और वुमेन क्या थी, वुमेन पार्टिसिपेट करती थी, सभा में होती थी, रिचुअल रीति रिवाज जो भी होते थे उसमें भी भाग लेती थी, और इवन अगर रेस वगैरह होती थी घोड़ों की जो भी होगी, तो वो सब में भी वुमेन क्या कर सकती थी, इजिली पार्टिसिपेट कर सकती थी। सो नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक लाइफ। The Aryan did not have any fixed territory and they moved from one place to place with their cattle and horses. As they began to settle down, they began to participate agriculture. Cattle were most valued possession and chief form of the wealth. Beside agriculture and cattle rearing, there were many other professions. People were engaged in trade. तो इकोनॉमिक लाइफ ऐसी थी कि आर्यन जो थे वो उनके पास तो एक फिक्स टेरिटरी नहीं होती थी, वो क्या करते थे, जगह से जगह बदलते रहते थे, और बस उनके पास क्या होते थे, जानवर होते थे, जानवर गाय होगी या और भी बाकी जानवर हो सके, हॉर्सेस घोड़े वगैरह हो गए, वो सब उनकी क्या होती थी, वेल्थ के तौर पे भी उसको लिया जाता था। क्योंकि वो उन्होंने फिर बाद में क्या हुआ, जगह से जगह बदलने के कारण अब उन्होंने क्या कर दिया, अब वो सेटल डाउन होने लग पड़े, और क्या करने लग पड़े, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी का भी वो करने लग पड़े, जिसके कारण जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ बन गई वो थी कैटल्स, जानवर वगैरह, जिनसे दूध, जिनसे काम लेते थे, शिप वगैरह, वो सब उनका क्या हो गया, वैल्यूएबल वेल्थ होगी, और चीफ फार्म भी वही थी उनके पास, कैटल्स। और बिसाइड इसके साथ, कैटल के साथ साथ क्या थे, वो एग्रीकल्चर भी कर रहे थे, इसलिए और भी बहुत सारे प्रोफेशन जो उनको आसानी से मिल गए थे। और जो इकोनॉमिक लाइफ थी
तब के समय के लोगों की, तो पीपल किस में काम करते थे, एंगेज हो गए थे ट्रेड में, व्यापार में भी वो सब काम करते थे। नेक्स्ट वन इज रिलीजन। द पीपल वर्शिप द फोर्स ऑफ नेचर। मच ऑफ द ऋग्वेदा इज फुल ऑफ प्रेयर फॉर दीज डेटीज। The important gods were Indra, Varuna, Surya, Vishnu, Vaih and Zama. Some goddesses were Usha, Savitri and Prithvi. Their favor could be won by sacrifices. They did not make temples or idols. They worshipped through prayers and the chanting Vedic mantras. तो रिलीजन ऐसा था कि वो फोर्सेस, मदर फोर्सेस, वो फोर्सेस ऑफ नेचर जो प्रकृति की क्या करते थे, पूजा करते थे, कि प्रकृति की शक्तियों की ही पूजा करते थे। जैसे कि ऋग्वेदा में बहुत सारी प्रेयर्स हैं, भजन की थे उन्हीं देवताओं के लिए, जिसमें उनमें इंद्र का बताया हुआ है, वरुणा, सूर्य, विष्णु, वह जमा का उनको नाम बताया हुआ है, वो इनकी पूजा करते थे। और फीमेल में भी गॉडेस थी, जो थी उषा थी, सावित्री, पृथ्वी, जैसे हमारी ज़मीन की बात करते हैं हम, वो भी इनकी क्या करते थे, प्रेयर वगैरह होती थी। और उनका जो था वो उनको प्रेयर को तो करते ही थे, पर उनको खुश करने के लिए क्या करते थे, उनको खुश करने के लिए वो सेक्रीफाइस देते थे। सेक्रीफाइस मतलब बलि वगैरह देना, वो सब वो करते थे। और उन्होंने तब के टेम्पल्स नहीं बनाए हुए थे। टेम्पल्स जब मूर्ति वगैरह नहीं होती थी, बट वो पूजा किस तरह करते थे, वो प्रेयर से या फिर वैदिक मंत्र बोल के वो उनकी प्रेयर करते थे। नेक्स्ट वन इज ए लेटर वैदिक एज। द पीरियड बिटवीन 1000 to 600 BCE is known as a later Vedic age. We know about this age through the book that were composed during this period. Samveda, it is a collection of musical verses from the Rig Veda. Yajurveda, this contain mantras and ritual for sacrifice. Atharva Veda, this contains chants to cure disease and ward off danger. The epic Mahabharata, Ramayana were also written during this age. They tell us about the political and social setup of that period and are considered religious texts. This age is also called the epic age because these two great epics were. लेटर वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं तो वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1000 से लेके 600 BCE के पीरियड को हम कहते हैं लेटर वैदिक एज। और इसमें क्या है, इस एज की हम कैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो इस पीरियड में हमारा क्या था, इस एज में क्या था कि बहुत सारी बुक्स जो थी वो कंपोज हुई थी दिस पीरियड। और इसमें था सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। और सामवेदा की बात करें तो ये इसमें म्यूजिकल वर्सेस होते थे जो कि ऋग्वेदा से ही लिए गए हैं। यजुर्वेदा की बात करें, यहाँ पे हमें मंत्र वगैरह या रिचुअल वगैरह मिलते थे कि किस तरह सेक्रीफाइस जब बलि दी जाती है। अथर्ववेदा में क्या होता था, उसमें चांट्स वगैरह होते थे, मंत्र वगैरह होते थे, जिसको बोलने से हम क्या करते थे, क्योर करते थे डिजीज को, या फिर कोई डेंजर वगैरह आया उसको दूर भगाने के लिए। इस दौर में लेटर वैदिक एज में क्या हुआ था कि महाभारत और रामायण भी इसी पीरियड में लिखी गई थी। और इसमें एक और चीज़ थी कि जो पॉलिटिकल और सोशल सेटअप किस तरह का था उस समय के, वो भी कंसीडर किया गया था इन रिलीजियस टेक्स्ट में। और दिस एज इज आल्सो नोन एज एपिक एज। इस एज को एपिक एज भी कहा गया था क्योंकि इसमें सबसे अच्छी जो रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लेटर वैदिक एज में किस तरह था। ईच ट्राइब नाउ ऑक्युपाइड ए फिक्स्ड टेरिटरी विच वॉज नोन आफ्टर द ट्राइब. Tribe often fight over territory. The term Rashtra, which indicate the territory, first appeared in this period. The king became very powerful and his position became hereditary. He lived a luxurious life in a palace. He received regular taxes in form of food, grains or cattle. He appointed officers to collect taxes. He maintained law and order and all major decisions were taken by him. The Sabha and Samiti assist him but did not curtail his power. He performed various sacrifices to prove his strength and power. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम लेटर वैदिक एज में, तो अब टेरिटरी जो है ईच ट्राइब की क्या है कि फिक्स्ड टेरिटरी है। और उस टेरिटरी को किसका नाम दिया जाता था, ट्राइब का ही नाम दिया जाता था। और ट्राइब्स में क्या होती थी, वो लड़ाइयाँ करते थे एक दूसरे, ट्राइबल लोग जो लड़ाई करते थे किसके लिए, टेरिटरी के लिए लड़ाई होती थी।
और जिसकी भी वो टेरिटरी होती थी उसको क्या कहा जाता था, राष्ट्र कहा जाता था, जिसका मतलब उस ट्राइब की वो क्या है, टेरिटरी है। और ये राष्ट्र जो शब्द है ये इसी पीरियड में आया है। अब राजा क्या था, राजा इस दौर में बहुत ही शक्तिशाली हो गया था और उसकी पोजीशन भी बहुत ऊंची हो गई थी। अब राजे के जो आगे पीढ़ी होती है वो उसी को राजगद्दी मिलती है, उसकी ज़िंदगी भी बहुत ही सुखमय हो गई है और वो अब राजमहल में रहता है, उसको रेगुलर टैक्स भी मिलता है, चाहे वो गेहूं हो गया चाहे वो जानवर हो गए, और उसने ऑफिसर वगैरह भी अपॉइंटेड किए होते थे ताकि वो टैक्स जो मिलता है उसको क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। और साथ ही साथ वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता था और सभी के सभी जो डिसीजन होते थे अब वो कौन लेता है, वो राजा ही लेता है। और साथ ही साथ सभा और समिति जो होती थी वो उसको हेल्प करती थी बट उसकी पावर्स को कम नहीं कर सकती थी, और वो बहुत से काम करता था, सेक्रीफाइस करता था ताकि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर सके। स्टेटस ऑफ वुमेन इन लेटर वैदिक एज। There was a drastic change in the position of women. They were not educated or allowed to read the Vedas. They no longer participated in the Sabha. Child marriage and sati come into existence, and widow remarriage was strongly opposed. The women were supposed to be under control of her father and later her husband. तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि जो स्टेटस है वुमेन का वो क्या हो गया, बिल्कुल ही बदल गया। अब औरतों या लड़कियों को क्या नहीं करा जाता था, पढ़ाया नहीं जाता था, जब पढ़ने की उनको अलाउ ही नहीं किया जाता था वेदास को पढ़ना, और वो अब सभा में क्या नहीं कर सकते थे, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। चाइल्ड मैरिज होगी या सती होगी, ये सब इस दौर में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और विडो की रीमैरिज करना मतलब स्ट्रांगली अपोज किया जाता था। और वुमेन को क्या किसके अंडर कंट्रोल में रखते थे वो, अगर जब तक अनमैरिड है तो वो फादर के कंट्रोल में रहेगी, और अगर जब शादी हो जाती है तो वो किसके अंडर आ जाएगी, फिर वो हस्बैंड के कंट्रोल में रहेगी। तो इस तरह से मतलब जो स्टेटस था जो बिफोर वैदिक एज में, अब लेटर वैदिक एज में वो उसकी सिचुएशन क्या होगी, ड्रास्टिक चेंज आ गया उसकी पोजीशन में। कास्ट सिस्टम। The caste system developed gradually. The Aryan made the defeated Dasas do unpleasant work. Divisions were created between the Dasas and the fair-skinned Aryan. The Dasas were given the name Shudras and were not allowed to take part in any Aryan ceremony. Hence, the caste system consisting of 4 castes come into being: the Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. वो भी लास्ट सिस्टम जो इसमें अभी आहिस्ता आहिस्ता बन गया था, किसमें, लेटर वैदिक एज पीरियड में। तो इसमें क्या था, आर्यन ने क्या कर दिया, दासस को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, और जिसके कारण अब उनको क्या किया जाता था, जो काम उनको अच्छा नहीं लगता था आर्यन को, वो काम अब दासस को करना पड़ता था। डिवीजन क्रिएट कर दी गई थी दासस और फेयर स्किन आर्यन के बीच में, और जिसके कारण क्या हुआ कि दासस जो दास वगैरह होते थे उनको क्या नाम दे दिया गया, शूद्रास का नाम दे दिया गया, और वो आर्यन की कोई भी सेरेमनी वगैरह होगी उसमें क्या नहीं कर सकते थे, पार्ट नहीं ले सकते थे, हिस्सा नहीं ले सकते थे, अलाउ ही नहीं किया गया था उनको। हैंस और इस साथ के साथ समय के साथ वो भी क्या हुआ, कास्ट सिस्टम बन गया, और वो कितने था, 4 कास्ट जो उस टाइम था वो थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्रास थे। बाकी सब जो इन्फॉर्मेशन होगी वो नेक्स्ट लेसन्स में ये सब इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इकोनॉमिक लाइफ। एग्रीकल्चर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. कॉपर, ब्रोंज एंड आयरन इम्प्लीमेंट वर यूज्ड. द मेन क्रॉप were wheat, rice, barley. Artisans produced better goods. Weaving was practiced on a wide scale, mostly by women. तो एग्रीकल्चर वगैरह की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक लाइफ स्टार्ट होती है लेटर वैदिक एज में। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर जो है सबसे प्रमुख कारण है, और बाकी भी एलिमेंट्स वगैरह भी यूज़ होते थे। आयरन के इम्प्लीमेंट्स, कॉपर हो गए, ब्रॉन्ज हो गए, इनके भी चीज़ें बनना शुरू हो गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वहाँ पे क्या हो गया था, मेन क्रॉप्स कौन सी थी, वीट हो गई, राइस हो गई, बार्ले हो गई, ये सब अब क्या थे, मेन क्रॉप्स हो गई थी।
और आर्टिस्ट वगैरह भी अब अच्छी चीज़ें बनाते थे, और वुमेन वगैरह क्या करती थी, मोस्टली वीविंग का काम करती थी वो, ठीक है, और वाइड स्केल पे मोस्टली वुमेन। नेक्स्ट वन इज ए रिलीजन। न्यू गॉड्स वर वर्शिप्ड। प्रजापति द क्रिएटर द मोस्ट important, he was later called Brahma. Shiva and Vishnu were also worshipped. Ideal worship also began. Sacrifices were performed to please the god who then blessed the people. Thus the Aryan brought with them their custom and way of thinking and influenced the life of a natives. तो इसमें लेटर वैदिक एज में रिलीजन जो था वो क्या हो गया था, अब उसमें नए गॉड्स आ गए थे। चाहे प्रजापति की बात कर लो, वो क्रिएटर माना जाता था, सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता था। उसके साथ ही साथ ब्रह्मा, शिवा, विष्णु, उनकी भी पूजा की जाती थी। अब यहाँ पे आइडल वर्शिप भी स्टार्ट हो गई थी, मूर्ति पूजा वगैरह जैसे कहते हैं वो भी स्टार्ट हो गई थी। और सेक्रीफाइस वगैरह, जो बलि वगैरह दी जाती थी, वो किस लिए दी जाती थी, ताकि वो भगवान को खुश किया जा सके और भगवान का आशीर्वाद लोगों को मिल सके। आर्यन जब आए थे तो उन्होंने अपना कस्टम और अपनी तरीके से सोचते थे, उन्होंने नेटिव के ऊपर भी अपनी जो सोच और कस्टम, जो रीति रिवाज थे, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा डाला था। नेक्स्ट वन इज मेगालिथ्स। द वर्ड मेगालिथ्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेगास एंड लिथोस, meaning great stone. Megaliths are large slabs of stones used to mark the burial sites. Numerous megaliths have been found in Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra, Kerala, Kashmir, and the northeast. In a megalith burial, the bones of a dead person placed in a urn. This urn was the buried and surrounded by a circle of large vertical stones. A large horizontal stones form the capstone. जब मेगालिथ्स को हम पढ़ते हैं तो उसमें मेगालिथ्स दो वर्ड्स का बना हुआ है, एक है मेगा और एक है लिथो, जिसका मतलब है ग्रेट स्टोन, बड़ा सा पत्थर कह सकते हो। मेगालिथ्स का कैसे बने हुए हैं, वो बड़े बड़े लार्ज स्लैब हैं स्टोन्स के, वो किसके लिए मार्क किए गए हैं, ब्यूरल साइट्स। ब्यूरल साइट्स कौन सी होती है, जहाँ पे दफन किया गया हो, जहाँ फिर किसी की समाधि हो। और बहुत सी न्यूमरस मेगालिथ्स फाउंड हुए हैं हमारे इंडिया में, जहाँ कहाँ पे हैं वो, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, केरला, कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में भी हैं। मेगालिथ्स में जो ब्यूरल साइट हैं, जहाँ समाधि जो दफन किया गया है, उसमें क्या पाया गया है कि बोन्स हैं डेड पर्सन की, प्लेस्ड इन एक प्लेस है अर्न जिसको कहते हैं, और उस वहाँ पे क्या किया गया है, उसको दफनाया गया है। और सराउंडेड किसके साथ किया गया है, सर्कल किया गया है लार्ज वर्टिकल स्टोन्स, लंबे लंबे पत्थर वहाँ पे लगाए गए हैं। और हॉरिजॉन्टल स्टोन से वो क्या बनाया गया है, हॉरिजॉन्टल स्टोन से उसको फिनिश किया गया है, ताकि वो प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके बाहर का स्ट्रक्चर। इफ द पिट burial has a circle of large stone, it is called pit circle. If the pit had a heap of stone piled on a top, जब हम पिट burial की बात करते हैं तो उसमें लार्ज स्टोन जो होते हैं वो सर्कल की फॉर्म में लगाए होते हैं, उनको हम पिट सर्कल कहते हैं। बट जब हीप ऑफ स्टोन होंगे तब उसके ऊपर खड़े किए होंगे तो उसको हम कैरन कहते हैं। Unlike the Neolithic burials which were in the habitational area, megalithic burials were away from the occupational area. Grave goods like the pottery, ornaments and weapons were also found. Pottery was of black and red variety. Weapons consist of iron axes, spades and daggers. Ornaments were made of carnelian and gold. Some copper objects were also put in the grave. Sometimes horse skeleton and equipment were also found. The number of grave goods probably depend on the status of person. The presence of these goods is indicative of their belief in afterlife. Some graves have skeletons of more than one person. This is suggestive that probably people from same family were buried in the same place. The people who died later were got in through pathholes. Megaliths were built with great care and must have been a important part of life. Belief of people are, जब हम इसकी मेगालिथ की बात करते हैं तो नियोलिथिक क्या होते थे, नियोलिथिक तो हैबिटेशनल एरिया से दूर बनाए जाते थे, बट मेगालिथिक क्या है, ऑक्यूपेशनल एरिया के पास ही वो बना दिए जाते थे।
बहुत सारी चीज़ें होती थी जब वो इंसान को उसको दफन किया जाता है, जो समाधि बनाई जाती है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी मिली हैं, जैसे पोट्री होगी, ऑर्नामेंट हो गया, वेपन्स हो गए। ठीक है, तो पोट्री में क्या था, ब्लैक एंड रेड की वैरायटी की वो ज़्यादातर डाला होता था उन्होंने। वेपन में क्या होता था, आयरन एक्सेस होते थे, स्पेड्स होते थे और डैगर्स भी होते थे, जो उनके साथ दफनाए जाते थे, उनके साथ रखे जाते थे। ऑर्नामेंट कौन से किस चीज़ के बने होते थे, कैनलियन के होते थे या फिर गोल्ड के बने होते थे, और कभी कभी तो कॉपर की ऑब्जेक्ट भी ग्रेव के साथ मिली हैं। और कभी कभी क्या होता था, जानवर के जैसे हॉर्स हो गया, उसके स्केल्टन हो गए, या उसके इक्विपमेंट हो गए, सामान हो गया, वो भी साथ में पाया गया है। कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्रेव, बहुत सारी चीज़ें उसके ग्रेव के समाधि के साथ या दफन किए हुए पर्सन के साथ मिलती हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ दीज गुड, इस सामान का मिलने का मतलब है कि वहाँ के लोगों का क्या बिलीफ था, क्या मानते थे वो, कि मरने के बाद भी क्या ज़िंदगी होती है, उसके बारे में वो बिलीफ मानते थे। और कुछ ग्रेव्स के साथ बहुत सारी स्केल्टन मिली है, मोर देन 1 पर्सन। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये समझाने का सजेस्टिव किया है कि प्रोबेबली जो लोग एक ही फैमिली के लोग हैं, उनको एक साथ या एक के आसपास ही क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। और मेगालोथ्स जो होते थे उनको बहुत ही अच्छे से ख्याल रख के बनाया जाता था, और वो तब की इम्पोर्टेंट लाइफ, उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट ज़रूरी हिस्सा था, जो पीपल बनाते थे उसमें वो बहुत ही अच्छे। इसी के साथ आपका ये लेसन पूरा कंप्लीट होता है। आप एक बार इसको लेसन को रीड करो इसको अच्छे से, और उसके बाद मेरे को ये आप इसका कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेरे को ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अपना आप एक बार डाउट ज़रूर पूछिए, ताकि मैं आपको वहीं से रिप्लाई कर दूँ, अदरवाइज़ आप मेरे को व्हाट्सएप तो कर ही सकते हो। ठीक है बेटा।